Hello students, welcome to our YouTube channel हिस्ट्री विद सोनू सर। कल आपने पढ़ा था दिएन बुएन फुए की ऐतिहासिक लड़ाई। आज हम जानेंगे युद्ध के बाद की स्थिति क्या हुई। तो युद्ध के बाद की स्थिति दिएन बुएन फुए के बाद उत्तरी वियतनाम, इसका जो नियंत्रण क्षेत्र था वो हो ची मिन्ह के नियंत्रण में आ गया और यहाँ जो विचारधारा पनपी वो थी साम्यवादी विचारधारा। दक्षिणी वियतनाम की अगर हम बात करें तो बाओ दाई फ्रांस समर्थित और यहाँ जो विचारधारा पनपी जो है वो है पूंजीवाद की विचारधारा। अब जो इस लड़ाई का जो निष्कर्ष निकल के सामने आया वो आया दिएन बिएन फू की जीत ने फ्रांस के औपनिवेशिक शासन की कमर तोड़ दी। इसके बाद ही जेनेवा समझौता 1954 में हुआ, जिसने वियतनाम को अस्थायी रूप से दो भागों में बांट दिया और यही से अमेरिकी हस्तक्षेप की नींव पड़ी। अगर जेनेवा समझौता न होता तो वियतनाम दो भागों में नहीं बंटता और अमेरिका का हस्तक्षेप यहाँ पे भी नहीं होता। अब एक बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो है जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी, क्योंकि बिहार बोर्ड अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहती है, हर एक साल 2 साल के गैप पे ये पूछते रहती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को प्रत्येक क्लास को देखनी है। उस क्लास में जो भी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है उन सभी चीज़ों की नोट्स जो है बना के रख लेनी है, उसको याद करनी है। अगर आप लोग किसी क्लास को मिस कर दिए हैं, किसी कारणवश अगर नहीं देख पाए हैं, तो वीडियो जो है ऑलरेडी जो है वो अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर पे और आप लोग वहाँ से जो है क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी हस्तक्षेप की। हिंद चीन को इंग्लिश में इंडो चाइना भी कहा जाता है के इतिहास में जेनेवा समझौता, जो कि हमने पहले ही ऊपर में बताया था 1954, और उसके बाद अमेरिकी हस्तक्षेप ने पूरे क्षेत्र को शीत युद्ध के सबसे भीषण रण क्षेत्र में बदल दिया। क्योंकि जब अमेरिका की एंट्री होती है उसके बाद जो है परिस्थिति बद से बदतर हो जाती है और स्थिति इतना भयावह हो जाती है वो शीत युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है। जेनेवा समझौता मई 1954। दिएन बिएन फू की हार के बाद वैश्विक शक्तियों ने युद्ध रोकने के लिए जेनेवा में मुलाकात की। इनकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। जो पहली शर्त थी वो था वियतनाम का विभाजन। वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा द्वारा दो भागों में बांट दिया। उत्तरी वियतनाम हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बना। दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी समर्थित बाओ दाई और बाद में न्यू हिंद दिएम की सरकार वहाँ पे बनी। चुनाव का वादा हुआ। यह तय हुआ था कि 1956 में पूरे देश में चुनाव कराए जाएंगे ताकि वियतनाम का एकीकरण हो सके, और बाद में कभी नहीं हुआ। देखिए, इतिहास में जितने भी वादे हुए हैं उसमें से बहुत कम ही ऐसे वादे हैं जिसको पूरा किया गया है, नहीं तो तमाम वादे झूठे ही साबित हुए हैं। वादा किया ही इसीलिए जाता है ताकि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमें समय मिल सके और उन तमाम विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल लाया जा सके। तो वादा किया ही इसीलिए जाता है ना। इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास प्रत्येक इंसान के जीवन का जरिया है। अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है, अगर कोई परेशानी है या किसी देश की कोई समस्या है, अगर इतिहास को अगर हम पढ़ें, इतिहास में पीछे जाकर देखें, तो कहीं ना कहीं ये समस्या पहले ही बीत चुकी होती है और उसका आंसर भी हमें वहाँ मिल जाता है।
जैसे आपको हमने बताया वादा का क्या मतलब होता है, क्यों किया जाता है, ये आज भी हो रहा है, वैसा ही चल रहा है ये सभी परिस्थितियाँ। तो इतिहास के बारे में एक चीज़ जो है वो बड़ा ही फेमस है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है। लाओस और कंबोडिया, इनकी बात अगर करें, इन्हें स्वतंत्र और तटस्थ देश घोषित किया गया जहां संसदीय राजतंत्र को मान्यता दी गई। तो एक तरफ हम देख रहे हैं वियतनाम का एकीकरण का वादा किया गया जो कि कभी नहीं हुआ बाद में। इधर लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित कर दिया गया। तो ये दोहरीकरण की जो रणनीति है ये इतिहास में हमेशा से होते आई है, ये कोई नई बात नहीं है। न्यो दिन दिएम का क्रूर शासन। दक्षिण वियतनाम में अमेरिका ने न्यो दिएन दिएम को अपना मोहरा बनाया। दिएम का शासन कई कारणों से विवादास्पद और दमनकारी रहा। धार्मिक असंतोष। दिएम एक कट्टर कैथोलिक था जबकि वियतनाम अधिकांश जनता बौद्धिक थी। उसने बौद्धों पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अब यहाँ पे अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलें, अगर उसको जानने का प्रयास करें तो हम देखेंगे क्या, हिंदू धर्म हमेशा से प्रताड़ित होते आया है और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी सादगी, अच्छाई, और इसी का फ़ायदा सभी धर्मों ने मिलकर उठाया है और यह स्पष्ट होता भी है और ऐसा होते भी आ रहा है। कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होना भी कष्टकारी ही है, क्योंकि इतिहास को जानने के बाद तो ऐसा ही महसूस होता है। हो हा आंदोलन, जैसा कि आपने उल्लेख किया है, यह एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसके नेता हुइम फू सो थे। दिएम ने इस आंदोलन और बौद्ध भिक्षुओं के विद्रोह को दबाने के लिए अत्यंत क्रूरता दिखाई, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कैथोलिक परंपरा को मान रहे हैं, अगर हम ईसाई धर्म को मान रहे हैं, तो यहाँ हम तो देख ही रहे हैं, जो ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, तो ये सभी चीज़ें, लड़ाई युद्ध तो आरंभ काल से ही होते आ रहा है, धर्म को लेकर खास करके। और मध्यकाल युग में तो ये बड़े पैमाने पे जो है देखने को मिला है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा है। अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण अमेरिका केवल फ्रांस की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे एक गहरी कूटनीति थी जिसे डोमिनो थ्योरी कहा जाता था। अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, अमेरिका बिना स्वार्थ के कभी किसी का मदद नहीं करता और आज भी अमेरिका की हमेशा दूसरे देशों के प्रति हमेशा दोहरी रणनीति रही है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट जब तक किसी देशों में नहीं है वो उन देशों में न निवेश करता है न उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे ही अमेरिका का इंटरेस्ट अगर किसी देशों में जगता है तो वो उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देता है। तो ये हमेशा से अमेरिका की दोहरी रणनीति रही है। डोमिनो थ्योरी की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना था कि यदि वियतनाम साम्यवादी बन गया तो उनके पड़ोसी देश लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड भी ताश के पत्ते की तरह एक एक करके साम्यवाद की चपेट में आ जाएंगे। मतलब ये डर भी था अमेरिका को, साम्यवाद का डर। अमेरिका किसी भी कीमत पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में रूस और चीन के प्रभाव को रोकना चाहता था और ये अमेरिका का आज भी यही प्रयास है, जो चीन को, रूस को, और अब तो एक नया देश शामिल हो गया है इसमें, भारत। इन तीन देशों को वो हमेशा से रोकने का प्रयास किया है और आज भी अमेरिका का यही कोशिश हमेशा निरंतर बना रहता है, जो इन तीनों देशों को रोका जाए। क्योंकि अगर ये तीन देश अगर एक साथ अगर कोई भी फैसला को ले लें
तो अमेरिका को इसके लिए बहुत ही बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसका डर आज भी अमेरिका और वहाँ के नागरिकों में ये देखा जाता है। लाओस और कंबोडिया की स्थिति की अगर हम बात करें तो यद्यपि जिनेवा समझौते ने इन्हें तटस्थ घोषित किया था, लेकिन ये देश शांति से दूर रहे। लाओस, यहाँ पार्थेट लाओ अर्थात साम्यवादी दल। देखिए, पाथेट लाओ जो है इसे हम लोग साम्यवादी दल के नाम से भी जानते हैं, और शाही सेना के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। मतलब ये हुआ था तो शांति के लिए यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा दिन तक शांति बन नहीं पाया और ये गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गया। अगर हम कंबोडिया की बात करें तो राजकुमार नोरोत्तम सिंहानुक ने तटस्थ रहने की कोशिश की, लेकिन वियतनाम युद्ध की लपटों ने जल्द ही कंबोडिया को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन यहाँ कंबोडिया भी जो है वो सेफ नहीं रह पाया, बच नहीं पाया, और युद्ध की चपेट जो है उसको भी अपने नियंत्रण में ले ही लिया। अगर 1954 के बाद की स्थिति अगर हम जानने का प्रयास करें तो हम देखेंगे उत्तरी वियतनाम जो है वहाँ के शासक हो ची मिन्ह बनते हैं, और वहाँ जो विचारधारा जो सामने आती है वो थी साम्यवाद की। और अमेरिका की अगर हम भूमिका यहाँ पे अगर हम बात करें तो विरोध और सैन्य कार्रवाई की रही है, क्योंकि यहाँ पे जो विचारधारा थी वो साम्यवादी की थी। तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहता था जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में साम्यवाद पनपे, बट ये स्थिति अमेरिका के नियंत्रण से बाहर की थी और वहाँ साम्यवादी विचारधारा थी, हो ची मिन्ह का शासन था, और जिसके कारण जो है अमेरिका इसका निरंतर विरोध करते आया। अगर हम दक्षिणी वियतनाम की बात करें तो यहाँ न्यू हिंद दियम की जो है वो शासन व्यवस्था स्थापित हुई, और यहाँ पूंजीवाद और तानाशाही जो है वो प्रारंभ हुआ, और पूर्ण आर्थिक और सैन्य समर्थन अमेरिका के द्वारा यहाँ पे इन क्षेत्रों को दिया गया। आज भी हम देखते हैं जो पाकिस्तान अक्सर भारत पे जो है वो आक्रमण करते रहता है, और इसका पूर्ण समर्थन अमेरिका के द्वारा होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाओस और कंबोडिया की बात करें तो ये राजतंत्र था, ये तटस्थ था लेकिन कागज़ों पर ही, मतलब ये सिर्फ नाम का ही तटस्थ था, लेकिन साम्यवाद को रोकने हेतु गुप्त हस्तक्षेप अमेरिका अक्सर करते रहा, लेकिन लाओस और कंबोडिया कभी भी साम्यवाद से बच नहीं पाए। वे इस आग के चपेट में आ ही गए, चाहे अमेरिका निरंतर कितना भी प्रयास क्यों न कर लिया हो इन क्षेत्रों पर। यह अमेरिकी हस्तक्षेप ही था जिसने आगे चलकर वियतनाम युद्ध का रूप ले लिया, जो दशकों तक चला और जिसमें अमेरिका को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। लाओस में गृह युद्ध। 1954 के बाद लाओस केवल एक देश नहीं बल्कि शीत युद्ध की शक्तियों के बीच एक बफर स्टेट बन गया था, और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था अमेरिका। लाओस की भौगोलिक और राजनीतिक संवेदनशीलता। लाओस की सीमाएं उत्तरी वियतनाम से सटी हुई थी जो साम्यवाद का केंद्र था। साम्यवादी प्रभाव। उत्तरी लाओस दो प्रांतों अर्थात फुंगसाली और होऊ अब फ्रांस में साम्यवादी गुट पाथेट लाओ का गहरा प्रभाव था। विस्तारवादी नीति की अगर हम बात करें तो पाथेट लाओ को उत्तरी वियतनाम और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, जिसमें लाओस के शाही परिवार और दक्षिणी पंथी ताकतों के लिए खतरा पैदा हो गया था। जेनेवा समझौता 1954 और लाओस। जेनेवा समझौता ने लाओस के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं की थी, जैसे पूर्ण स्वतंत्रता। लाओस और कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो राजतंत्र के स्थान पर एक लोकतांत्रिक ढांचा अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन विभिन्न राजनीतिक गुटों जैसे वामपंथी, तटस्थ और दक्षिणीपंथी के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, क्योंकि स्वाभाविक है जहां तीन विचारधारा के लोग अगर हों तो वहां एक मत नहीं हो सकता,
और जहाँ एक मत नहीं होगा वहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग की बात करें तो समझौते की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिसदनीय आयोग बनाया गया। जो इनके सदस्य देश थे वो थे भारत, कनाडा और पोलैंड। भारत की जो भूमिका इसमें रही है, भारत इस आयोग का अध्यक्ष था। भारत की नीति उस समय गुटनिरपेक्षता की थी, इसलिए उसे एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा गया था। अगर इसकी कार्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य सेनाओं की वापसी की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि विदेशी हस्तक्षेप न हो। अगर हम इसमें एकीकरण की चुनौती की अगर हम बात करें, जो 1956 के चुनाव के समय जो उत्पन्न हुई थी, तो इसमें क्या हुआ, जो समझौते में यह प्रावधान था कि 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाए, क्योंकि अभी तक वियतनाम का एकीकरण नहीं हो सका था। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग की स्थापना की गई आईसीसी की, जिसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था जो भारत की जो उस समय की जो रणनीति थी वो गुटनिरपेक्षता की थी और लोग भारत पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, और इसी का परिणाम था जो भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था, और आज भी ऐसा है ही, जो भारत अगर किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करे तो वो सबसे बेहतर करेगा, और भारत ऐसा हमेशा शुरू से करते भी आया है। जब भी भारत को किसी विश्व की धरातल या धरा पे अगर किसी चीज़ की प्रतिनिधित्वता करने की अगर जो है अवसर प्रदान की जाती है या उसे मौका मिलता है, तो भारत इसमें बखूबी सबसे बेहतर करके ही दिखाता है। एकीकरण की चुनौती 1956 का चुनाव। समझौते में यह प्रावधान था कि 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाए। इसका विफलता का जो सबसे बड़ा कारण था वो था दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका को डर था कि यदि चुनाव हुए तो हो ची मिन्ह साम्यवादी भारी बहुमत से जीत जाएंगे। इसीलिए अमेरिका समर्थित सरकार ने इन चुनावों को होने नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था जो अगर ऐसा होता है तो हो ची मिन्ह बड़ी ही भारी बहुमतों से जो है वो जीतेंगे और वियतनाम का एकीकरण बड़ी ही आसानी से और शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। जो कि अमेरिका इन सभी चीज़ों के खिलाफ था शुरू से ही, और वो कभी नहीं चाहता था जो वियतनाम का एकीकरण हो सके, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है ना। जहाँ स्वार्थ की भावना होगी वहाँ देश की भावना कभी पनप नहीं सकती। और वियतनाम कभी अमेरिका का देश तो रहा नहीं है, अमेरिका की भूमि रही नहीं है, उसका न हिस्सा था न अमेरिकी वासियों का कुछ था वहाँ पे। तो वहाँ पे वियतनामी लोगों के लिए वे क्यों सोचते हैं, वो तो अपना स्वार्थ ही सोचेंगे हमेशा से। अगर इसकी परिणाम की अगर हम बात करें तो चुनावों के न होने से वियतनाम और लाओस दोनों जगह गृह युद्ध की स्थिति और अधिक विस्फोटक हो गई, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही थी और बदलते परिस्थिति के अनुसार वहाँ पे चुनाव कराना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण वहाँ चुनाव नहीं हो रहे थे, जनता आक्रोशित हो रही थी, और जनता का आक्रोशित होना अर्थात गृह युद्ध को चुनौती देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जनता जहां नाखुश है वहां की स्थिति युद्ध की ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लाओस के 3 प्रमुख राजनीतिक गुटों की अगर हम बात करें तो पार्थेट लाओ ये साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। उत्तरी वियतनाम और रूस जो है इनके समर्थन में था। तटस्थवादी की अगर हम बात करें, अच्छा इनके नेता जो थे सुफानुवोन थे और सुवर्णा फुमा। जो तटस्थवादी थे गुट, इनके जो नेता थे सुवर्णा फुमा थे और ये मध्यमार्गी थे, भारत और फ्रांस इसके समर्थक थे। दक्षिणपंथी की अगर हम बात करें तो फूमी नोसवान जो है इनके नेता थे प्रमुख। इनकी विचारधारा पूंजीवादी की थी और अमेरिका इसका समर्थक था। अगर इस टोटल कहानी की अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो लाओस का गृह युद्ध वास्तव में स्थानीय संघर्ष से कहीं अधिक वैश्विक शक्तियों का शक्ति प्रदर्शन था, और ये स्वाभाविक सी बात है।
अमेरिका ने लाओस को साम्यवाद से बचाने के लिए वहां भारी मात्रा में गुप्त युद्ध चलाया और बमबारी की, जिसमें लाओस दुनिया का सबसे अधिक बमबारी झेलने वाला देश भी बन गया। तो तमाम चीज़ें हैं, परिस्थिति के अनुसार से सभी चीज़ें बदलते रही हैं।